हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोग इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक तक पहुंच गए थे जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके पहले अपन ने बहुत कुछ कवर कर लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैंने पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्जन सिखाया था। फिर उसके बाद मैंने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था जो कि सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, और लास्ट क्लास में मैंने उसके एप्लीकेशन भी बताए थे। और जैसे कि एप्लीकेशन अपना सिलेबस में से हटाया गया है तो वो टॉपिक भी मैंने लिखा दिया था, लेकिन तुम लोग के अपने चॉइस पे है कि इनको प्रूफ करना आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि वो सब साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल से ही डिराइव हुआ है। तो तुम वो सब याद रखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। और उसके लेकिन इसको क्वेश्चंस में से कि उसको यूज करना ज्यादा काम नहीं आएगा, वो सब क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए तुम्हें कुछ यूज नहीं आएगा वैसा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। उसके बाद एक अगला टॉपिक है, वो है लास्ट टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आईटीएफ, ठीक है। तो आईटीएफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो और बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है, बहुत लास्ट में जो पढ़ते हैं इसमें। लेकिन तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अगर तुम अच्छे से स्टार्टिंग से अच्छे से अगर तुम देखते फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। फंक्शंस में अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं, 1 1 मेनी 1 1 2 इनटू, बहुत सेट के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो उन सब से मिला जुला के ये टॉपिक बनता है आईटीएफ। तो जैसे कि हमने अब इतना डीप में फंक्शंस कुछ पढ़ा नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं ज्यादा इतना डीपली जाने नहीं वाला हूं कि आईटीएफ में तुम्हें ओवरऑल ऊपर से समझाऊंगा कि कहाँ यूज हो रहा है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आईटीएफ अगर पढ़ना है पूरा डीप में, जिसको पढ़ना है उसके लिए पूरा अलग से मुझे कांटेक्ट करना, पर्सनली मैसेज करना, लेकिन उतना रिक्वायर्ड नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 थे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। सिमिलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास 6 होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन सब से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक्स वो जो भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ पे एक्स कुछ भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग ऑन अलग अलग क्वेश्चंस। लेकिन अब ये इनवर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, उससे तुम्हें अपने आप समझ जाएगा। जैसे कि अगर साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 कितना होता है, तो साइन पाई बाय 6 हमारे पास साइन 30 है, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। तो अगर साइन 30 1/2 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका उल्टा लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स हाफ, कि साइन को अगर यहां पे भेजते हो तो साइन इनवर्स बन जाता है। मतलब उल्टी कहानी है कि अगर पाई बाय 6 साइन में पुट करेंगे तो वैल्यू हाफ आएगी, लेकिन अगर इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन में अगर हाफ पुट करते हो तो हमारे पास पाई बाय 6 आएगा। बेसिकली पूरा उल्टी कहानी है कि साइन पाई बाय 6 हाफ आ रहा है तो साइन इनवर्स हाफ पाई बाय 6 आएगा। ऐसे और भी लिखते जाते हैं। अगर मैं पुट करता हूं कॉस ऑफ पाई, तो कॉस ऑफ पाई -1 रहता है, राइट। लेकिन अगर कॉस इनवर्स -1 निकालते हैं तो पाई आएगा, ठीक है। सिमिलरली और भी है बहुत सारे, सपोज एक लेते चलते हैं, ठीक है। पहले और साइन में ले लेते हैं, साइन 5 पाई बाय 6। जैसे कि मैंने तुम लोगों को समझाया था, साइन 5 पाई बाय 6 को अगर निकालना है तो हमें इसको एल एंगल से निकालना पड़ता है। इसको लिखते हैं हम लोग साइन पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और ये हाफ बन जाता है। तो यहां पे देखो साइन पाई बाय 6 हाफ है, तो इसका मतलब साइन 5 बाय 6 भी वही हाफ ही है। तो तुम इसको साइन इनवर्स हाफ को तुम 5 पाई बाय 6 अगर लिखोगे तो ये गलत होता है, तुम इसको नहीं लिख सकते हो। हमेशा बेसिक फॉर्म में होना चाहिए, जो कि मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आगे कि कैसा वैल्यू आना चाहिए। तो यहां पे तुम्हें अगर लिखना है साइन इनवर्स हाफ, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में कराया था, तो उसका वैल्यू यही होगा पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 नहीं होगा। तो ऐसे चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है, उसका कोई एक रेंज होता है, वो मैं पूरा टेबल बना दूंगा जो कि तुम्हें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अभी मैं बस ओवरऑल कुछ एग्जांपल्स कवर कर रहा हूं, तो वो सब तुम्हें लिखते जाना है। जैसे कि अगर tan पाई बाय 3 है तो tan 60 कितना होता है √3, तो तुम लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ √3, इसको लिख सकते हो पाई बाय 3, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज tan ऑफ माइनस पाई बाय 4, तो tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 निकालते हो तो ये क्या बनता है माइनस tan पाई बाय 4, जो कि बनता है -1। तो इसको तुम लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ, अगर -1 है हमारे पास,
ठीक है। अगर tan इनवर्स ऑफ -1 है तो वो बन जाएगा, ये अंदर की वैल्यू कौन सी है, -π/4, ठीक है। सिमिलरली और भी अगर आगे जाते हैं, सपोज कोजेक कितना लिया जाए, कोजेक 30, तो कोजेक 30 क्या होता है, 1/sin30 होता है ना, तो 1/sin30 हाफ होता है, तो कोजेक 30 बन जाएगा 2, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कोजेक इनवर्स 2 बन जाएगा π/3। इस तरीके से, सॉरी कोजेक 60 है यहाँ पे, तो ये बन रहा है 2√3/2 होता है, तो ये 2/√3 बन जाएगा, तो कोजेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू π/3। सिमिलरली अगर सेक ऑफ कुछ लेते हैं, सपोज सेक ऑफ 0 लेते हैं, ठीक है, तो सेक 0, वैसे तो सेक 0 कितना होता है, 1/cos 0, और cos 0 1 होता है, तो सेक 0 1 है, तो तुम इसको लिख सकते हो सेक इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और भी बहुत सारे वैल्यूज अलग अलग होते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉट इनवर्स, कॉट का भी ले लेते हैं, कॉट सपोज लेते हैं -π/3, ठीक है, तो कॉट -π/3, तो ये बन जाएगा -cot π/3, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है जो बताऊंगा आगे, ठीक है। -cot π/3 को तुम क्या लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो ऐसे कुछ, तो ये थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो कि मैं सिखाऊंगा अच्छे से, सब एक एक कवर करूंगा। cot π -π/3, तो ये क्या बन जाएगा, देखो cot 2π/3, और अगर यहां से चेक करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, देखो ये हो जाएगा माइनस, और cot π/3 यानी 1/tan π/3 यानी 1/tan 60, तो tan 60 √3 रहता है, तो ये बन जाएगा -1/√3। तो अगर इसका मुझे आंसर लिखना होगा इनवर्स वाले का, तो मैं लिख सकता हूं cot इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2π/3। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज आएंगे इसमें, मैं बताऊंगा। यहाँ पे बहुत लोग गलतियां कर लेंगे कि -cot π/3 लिख देंगे, जो कि गलत है, तो इसको ऐसे नहीं लिखना, इसका आंसर 2π/3 आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, अभी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आगे में एक एक करके मैं कुछ टेबल्स बनाऊंगा जो तुम्हें याद रखना है, उसी के हिसाब से ये सब वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो इतना अच्छे से पहले एग्जाम्पल में ऐसे रैंडम एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, इनको लिख लो, मैं एक एक करके सबको अच्छे से समझाऊंगा, अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, लिख लो इसको अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ टेबल बनाया, तुम लोगों को भी अपने नोटबुक में टेबल बनाना है। ये बेसिकली हमने पहले भी ये सब चीजें सीखी हुई है, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास जब हुआ था स्टार्ट, उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6 जो है उनके ग्राफ, डोमेन और रेंज और उनके पीरियड के बारे में बात की थी, एक एक करके अपन ने सब डिस्कस भी किया था कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है। डोमेन मतलब जो भी तुम लोग एक्स में कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो, एक्स एक्सेस पे कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो। रेंज में मतलब जो भी वैल्यूज ऑफ वाई ऑब्टेन हो रही है इन दिस ग्राफ, वो सब देखेंगे। और पीरियड मतलब कितने के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है, रिपीटिशन, पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका साइन का ग्राफ बनाता हूं, जो बहुत लोगों को पता ही होगा, याद भी होगा, ठीक है। तो साइन का ग्राफ जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, राइट। तो ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2π होता है, ऐसे रिपीट करता है, पीछे भी सेम -π -2π, ये होता है 1 और ये होता है -1। तो ये साइन का ग्राफ होता है। इसका अगर डोमेन देखा जाए तो यहाँ पे सब डोमेन मतलब एक्स पे कौन कौन सी वैल्यूज है, तो ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स पे देख सकते हो, एक्स पे सारी ही वैल्यूज ले रहा है, तो इसलिए बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे नहीं है जिसपे कोई वैल्यू ऑफ वाई नहीं बन रही है, मतलब एक्स की सारी वैल्यूज आ रही है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो -∞ होगा, वहां से लेके राइट हैंड साइड में जो इन्फिनिटी होगा उधर तक कितने जो भी वैल्यूज है वो सारी आएंगी, ठीक है। रेंज मतलब y की वैल्यूज, तो देखो y की वैल्यू सारी ऊपर तक जा रही है क्या, नहीं, तो y की वैल्यू मैक्सिमम यहां तक जा रही है, देखो π/2 पे 1 आ रहा है मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम 1 तक जा रही है, और मिनिमम अगर देखोगे तो मिनिमम -1 तक आ रही है, राइट। तो इसका मतलब इसका अगर रेंज की बात की जाए तो y बिलोंग्स टू होता है -1 और 1 के बीच में। तो देख सकते हो पूरा ग्राफ जो है वो -1 और 1 के बीच में है। वाई एक्सिस पे देखो कि -1 सबसे मिनिमम पॉइंट है और 1 सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, तो पूरा ग्राफ इसी के बीच में, तो इसका रेंज -1 से 1 और डोमेन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। पीरियोडिसिटी की बात की जाए कि मतलब वो ग्राफ कितने के बाद रिपीट कर रहा है, तो देख सकते हो ग्राफ 2π के बाद रिपीट कर रहा है, देखो 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे नीचे गया ऊपर, फिर यहां से वापस सेम चीज रिपीट करेगा जो पहले किया है, तो इसलिए इसका जो पीरियड होता है वो होता है 2π, ठीक है। फिर ऐसे ही कॉस का भी ग्राफ देखते हैं। कॉस के ग्राफ में इस तरीके से आता है,
ऐसा कुछ कॉस का ग्राफ रहता है। ये 0, यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे 2 पाई आएगा, ये वैसे π/2 आता है, मैं लिखा नहीं है, जगह कम है इसलिए। ये माइनस पाई, सॉरी ये माइनस पाई, ये -2 पाई, इस तरीके से ही रिपीट करता जाएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू 1 है और ये वैल्यू -1 है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो देखो x में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, तो देखो ये पूरा वेव की तरह चल रहा है। तो ऐसा कोई वैल्यू पे जिसपे नॉट डिफाइन, मतलब जिसपे पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई हॉलो पॉइंट आ रहा है क्या, तो कोई पॉइंट नहीं है। वापस इसका डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख सकते हो। और रेंज देखो, पूरा जो ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच में आ रहा है, उसके ऊपर और इसके नीचे कोई ग्राफ नहीं है। तो -1 से 1, तो ये बन जाएगा इसका रेंज। वापस इसका पीरियड अगर देखोगे तो 2 पाई आएगा। देखो 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आया और वापस से 2 पाई तक, ये जो 2 पाई है वापस से सेम पोजीशन पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे। तो वही 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। फिर इसके बाद अगर tan का ग्राफ देखते हैं, तो tan का ग्राफ भी बनाते हैं। देखो ज्यादा नीचे हो गया क्या, तो tan के ग्राफ में देखो क्या होगा। tan के ग्राफ में इस तरीके से tan का ग्राफ बनते जाता है। तुम लोग नोटबुक में भी देख सकते हो, या फिर पिछले 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक होंगी जिनके पास, उनसे भी देख सकते हो। मैं बस ये रिवाइज करा रहा हूं और कुछ नहीं है इसमें। ये 0, ये पाई, यहाँ पे भी ऐसा आएगा पीछे, माइनस पाई, ये π/2 है, ये -π/2 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ छेद, π/2 -π/2। अब डोमेन की बात करते हैं, चलो। तो डोमेन यहाँ पे ध्यान से देखना अभी। तो डोमेन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज पे डिफाइन नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर tan 90 बोलते हैं, tan π/2 बोलते हैं, तो देख सकते हो tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है। सिमिलरली अगर tan 3π/2 देखते हैं, देखो यहाँ पे 3π/2 आएगा, उस पर भी नॉट डिफाइंड है। tan -π/2 पे भी नॉट डिफाइंड है, tan -3π/2 पे भी नॉट डिफाइंड है। मतलब डोमेन में सारी वैल्यूज आ रही है, एक्सेप्ट कौन कौन सी वैल्यूज पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो वो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब 2n + 1 π/2। इसका मतलब क्या है कि x डोमेन जो है वो सारी वैल्यूज ले रहा है, x एक्सिस पे सारी वैल्यूज पॉसिबल है, एक्सेप्ट ये 2n + 1 का मतलब ऑड, और ये π/2 का मतलब मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के सारी वैल्यूज पॉसिबल आ रही है। सिमिलरली अगर रेंज देखोगे तो रेंज में सारी वैल्यूज आ रही है। देखो -∞ से स्टार्ट हो रहा है पूरा नीचे से लेके, और पूरा 0 से लेके ऊपर तक +∞ जा रहा है। तो y एक्सिस पे तो सारी वैल्यूज कवर कर रहा है, बस x एक्सिस पे सारे वैल्यूज एक्सेप्ट जो भी मल्टीपल ऑफ π/2 है, जैसे कि 1 π/2, 3 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 5 π/2, 7 π/2। नेगेटिव में देखो -1 π/2, -3 π/2, -5 π/2, इनको छोड़ के सब पे आ रहा है। रिपीटेशन की बात की जाए तो देखो 0 से स्टार्ट करते हैं, ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आया, फिर वापस से उसी पोजीशन पे आ गया। तो देख सकते हो कितने के बाद रिपीट हो रहा है, पाई। तो इसका मतलब इसका पीरियड है पाई। कोसेक एक्स का ग्राफ अगर बात करते हैं कोसेक एक्स के ग्राफ की, तो उसको भी देखते हैं। कोसेक एक्स के ग्राफ में क्या होगा, जो भी ये साइन का ग्राफ है उसी को देखते हुए बनाते हैं कोसेक एक्स का ग्राफ। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये सब जो ग्राफ्स ऑब्टेन हुए हैं ये एक्चुअल में वैल्यूज से ले लेके ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, वैल्यूज वैल्यूज मतलब जैसे कि कोसेक 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे एक एक करके वैल्यूज निकाल के सब ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आता है। ये 1 होता है, ये -1 होता है, इस तरीके से, उधर भी सेम। ये जो वैल्यू होती है 0, ये होता है पाई, बीच में यहाँ पे जो आता है वो होता है π/2। सेम पीछे भी -π, यहाँ पे -π/2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से कोसेक एक्स का ग्राफ बन सकता है। बनाना इसको अच्छे से। इसका अगर डोमेन की बात की जाए तो देखो कहां पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, पाई पे नॉट डिफाइंड है। देखो पाई पे डॉटेड लाइन बन रही है वर्टिकल। सिमिलर देखो -π पे भी नॉट डिफाइंड होता है। अगर तुम कोसेक पाई निकालते हो तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर आगे बनाओगे तो यहाँ पे 2 पाई भी एक आएगा। देखो तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सब मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहे हैं। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई।
एन पाई मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जो भी मल्टीपल ऑफ पाई है उनको हटाना है, क्योंकि उन मल्टीपल ऑफ पाई पे वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। कोसेक की वैल्यू अगर पाई पुट करते हो तो नॉट डिफाइंड, कोसेक की वैल्यू 0 पुट करते हो तो भी नॉट डिफाइंड। देखो यहाँ पे 0 पुट करो 0 पाई 0 हो जाएगा तो वो भी हट जाएगा। कोसेक 0 वैसे भी तुम लोगों को टेबल में पता ही है, कोसेक 0 नॉट डिफाइंड रहता है। डोमेन रेंज की बात की जाए तो रेंज देखो ध्यान से, रेंज की वैल्यू देखो यहाँ पे -1 और 1 के बीच में जो वाई एक्सिस पे जो ग्राफ दिख रहा है, इसके बीच में कोई ग्राफ है क्या इन दोनों के बीच में? बिल्कुल नहीं। 1 के ऊपर पूरा ग्राफ बन रहा है और -1 के नीचे पूरा ग्राफ बन रहा है। तो इसका जब मैं लिखूंगा रेंज तो इसको मैं इस तरीके से कुछ लिखूंगा, -∞ से -1 यानी नीचे से -∞ से आ रहा है -1 तक और फिर 1 से लेके इंफिनिटी पूरा ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, और वापस इसका अगर रेंज की बात की जाए तो देखो पीरियड की बात की जाए तो ये ऊपर बना, ऊपर चंद्रमा और नीचे चंद्रमा। तो देखो यहां से यहां पे, फिर वापस इसके बाद रिपीट करेगा ऊपर नीचे। देख सकते हो ये रिपीटेशन कितने के बाद हो रहा है? 2 पाई के बाद आ रहा है, तो इसका पीरियड है 2 पाई। सिमिलरली सेकेक्स का ग्राफ अगर बनाने जाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा सेकेक्स का ग्राफ। -1 है, ये 1 है। ठीक है, तो तुम लोग अपना टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैं थोड़ा सा पास पास में ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, तो ये सेकेंड्स का ग्राफ है फाइनल। और अगर इसका अगर डोमेन की बात की जाए तो x बिलोंग्स टू इसका आता है डोमेन, और ये होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन बन रहा है तो ये π/2 पे है। ठीक है, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन बन रहा है तो 3π/2 पे है। चेक करना है एक बार खुद से ही, तो ये वापस से जो ये रेंज बना था इसका सेम वैसे ही बनेगा 2n + 1 π/2। यहाँ पे π/2 पे नॉट डिफाइंड आएगा, 3π/2 पे नॉट डिफाइंड आएगा, 5π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइंड। और अगर रेंज की बात की जाए तो सेम वैसे ही देखो वैसे ही बन रहा है जैसा sin x का, जैसा cosec x का रेंज था सेम वैसा ही। -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, देखो इनके बीच में, यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच में -1 के नीचे ग्राफ बन रहा है और 1 के ऊपर ग्राफ बन रहा है। तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और अगर इसका पीरियड की बात की जाए तो इसका भी पीरियड 2 पाई है। देखो 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ ऊपर गया, फिर ये पूरा नीचे ग्राफ बन रहा है और फिर वापस से यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया जहां से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पाई यहाँ पे जो है वो 2 पाई पॉइंट आएगा, 2 पाई के बाद रिपीटेशन। और फाइनली कॉटेक्स का ग्राफ जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, बना लो एक बार अच्छे से, और इसी तरीके से रिपीट करते हुए जाएगा पीछे भी। तो ये बनता है, ये 0 है, ये पाई है, ये -पाई है। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ भी बन जाएगा। डोमेन की बात की जाए तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, देखो कहां पे, पाई पे, फिर 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, मतलब ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई यानी r - n पाई। और अगर इसमें देखोगे रेंज तो देखो यहाँ पे नीचे से लेकर -∞ से स्टार्ट होते हुए पूरा ऊपर तक जा रहा है, तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स। जैसा ये था वैसा ये है, बस यहाँ पे डोमेन में r- ही है, यहाँ पे डोमेन में r - n पाई है। और अगर इसका पीरियड की बात की जाए तो ये भी पीरियड करेगा रिपीट पाई के बाद। देख सकते हो ये वाला पूरा ग्राफ रिपीट हो रहा है, मतलब ये पीरियड है इसका पाई, कि पाई के बाद ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये टेबल जो है ये अच्छे से नोटबुक में बना लो, ये बस रिवीजन के लिए है। आईटीएफ में इसका यूज होने वाला है, कैसे यूज होगा वो तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आईटीएफ का भी ऐसे सेम टेबल जो कि तुम्हें याद रखना है, वो अगर टेबल याद है तो तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, जो भी सिंपल क्वेश्चन से लेके जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है सब क्वेश्चन कर सकते हो, वो टेबल अगर अच्छे से याद है तो। ये तो बस टेबल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आईटीएफ का इसमें यूज होने वाला है। आईटीएफ का जब टेबल बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा इसका यूज होगा, तो लिख लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि अपना आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे तीनों ग्राफ्स बना लिए हैं। अब तुम लोग सोचोगे ये सब ग्राफ्स आए कहां से, तो देखो आईटीएफ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बस फर्क क्या है कि एक्स को वाई और वाई को एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो भी ग्राफ हमने साइन एक्स का बनाया था, अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो मैं वही करूंगा, बस एक्स को वाई और वाई को एक्स से रिप्लेस करूंगा। बस मुझे याद रखना है कि ग्राफ को मैं ट्रिम करके रख रहा हूं कि कोई भी वैल्यू वापस से एक्स की दो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, एक एक्स के लिए एक ही वैल्यू आनी चाहिए। वो होता है 1 1 और 1 2 फंक्शन, लेकिन तुम्हें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अगर तुम्हें इतना भी याद रखोगे ना 3 ग्राफ्स तो मोर देन इनफ है। बस ये जो ग्राफ ऐसे बना, अगर तुम इसको है ना
y को x के साथ ऐसे रिप्लेस करते हो कि ये ग्राफ को ना ऐसे करके ऐसे रिप्लेस करते हो, तो देखो ये एग्जैक्टली साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा। देखो सोचो, ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा और ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, और अगर ऐसे रिपीटिशन में जाएगा तो ये ऐसे नीचे नीचे इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा। तो इनवर्स के कैसे ग्राफ बनते हैं, बस एक्स और वाई को इंटरचेंज करो, एक्सेस को इंटरचेंज करो, तो जो बन रहा है ग्राफ वो अपना ग्राफ फाइनल इनवर्स का है। बस ये मैंने ग्राफ ट्रिम किया है, क्यों किया है, क्योंकि मुझे हर एक्स के लिए एक ही वैल्यू ऑफ वाई चाहिए, दो वैल्यूज ऑफ वाई नहीं चाहिए। तो देखो ये साइन इनवर्स इसका ग्राफ इस तरीके से डायरेक्टली याद रख लो तो अच्छी बात है। इसका डोमेन की बात करते हैं, यानी एक्स की वैल्यूज की बात करते हैं, तो एक्स की वैल्यूज देखो किसके बीच में है, तो एक्स जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में है, तो डोमेन हो गया हमारे पास -1 से 1। और अगर रेंज की बात की जाए, यानी वाई रेंज की बात की जाए, तो वाई की वैल्यू किसके बीच में, देखो वाई की वैल्यू है -π/2, देखो वाई एक्सिस पे मिनिमम -π/2 है और मैक्सिमम जा रहा है कहां तक, π/2 तक, तो y की वैल्यू इसके बीच में है। सिमिलरली पहले मैं सबका लिख लेता हूं, फिर आगे बढ़ते एग्जांपल्स पे। यहां पे देखो x की वैल्यू किसके बीच में है, तो x की वैल्यू मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 तक है, तो वापिस से -1 और 1। और y की वैल्यू जो है वो किसके बीच में, देखो 0 से मिनिमम 0 है और मैक्सिमम पाई तक जा रहा है, तो 0 से ये पाई। सिमिलरली इसमें भी देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है, सारे रियल नंबर्स ले रहा है, देखो कोई भी वैल्यू ऐसे कुछ पॉसिबल ही नहीं है जो नहीं देगा, सारे वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल है। लेकिन y की वैल्यू किसके बीच में, देखो y की वैल्यू तो -π/2, देखो यहाँ पे ओपन होगा, ओपन मतलब यहाँ पे कर्व ब्रैकेट करना है, कर्व ब्रैकेट का मतलब उस पॉइंट पे अपन इंक्लूड नहीं कर रहे कि -π/2 नहीं पॉसिबल है। सिमिलरली π/2 पे भी ओपन रहेगा, मैक्सिमम π/2 तक ही जा रहा है, उस पर भी ओपन, मतलब 90 जो डिग्री है वो 90 डिग्री तक नहीं पहुंच सकता है, 89.99999 तक पहुंच सकता है, ठीक है, 90 तक नहीं जाएगा, बस 90 पे ओपन करना है, इसलिए यहाँ पे दोनों पे मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। इसका भी अगर ग्राफ अगर तुम एक्स और वाई को इंटरचेंज करते हो तो tan x का ग्राफ दिख जाएगा, ये tan इनवर्स इसका ग्राफ है, ये cos इनवर्स इसका ग्राफ है और ये sin इनवर्स इसका ग्राफ है, ठीक है। अगर डोमेन और रेंज को ध्यान से देखते हो और इसकी जो पहला जो मैंने टेबल बनाया था उससे कंपेयर करते हो, तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी डोमेन में वैल्यू जो भी आ रहे हैं वो उस वाले ग्राफ में जो पहले वाला जो टेबल था उसके अंदर उन सबके रेंज थे। सोचो एक चीज कि मैंने क्या बोला, एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है, तो इसका मतलब जो y था वो भी x बन जाएगा। तो देख सकते हो cos x sin x का रेंज जो था वो -1 से 1 था, तो इसका डोमेन बन गया। cos x का जो रेंज था वो -1 से 1 था, तो उसका डोमेन। tan x का जो रेंज था वो रियल नंबर्स था, तो इसका डोमेन। और जो रेंज है, रेंज यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होगा, रेंज यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा था थोड़ा छोटा हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा, तो इसलिए वो -π/2 से π/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें याद रखनी है, जो मैंने यहाँ पे ट्रिम करके रेंज बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी को तुम्हें फॉलो करना है। तुम्हें ये याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा इसी के बीच में आएगी, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू मतलब उसका रेंज ही है ना, मतलब वाई की वैल्यू यानी कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा 0 और पाई के बीच में आएगी। tan इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में आएगी, इसके बाहर कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है इनके रेंजेस के बाद। जैसे कि एक एग्जांपल लेते चलो, साइन इनवर्स हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ को क्या लिख सकते हैं अपन, तो साइन इनवर्स हाफ हमें पता है कि हाफ कब होता है, तो हाफ इसको चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा, मतलब साइन इनवर्स हाफ को थीटा मान लो, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हाफ। तब साइन थीटा हाफ कब कब होता है, तो थीटा इक्वल टू π/6 पे भी होता है और थीटा इक्वल टू 5π/6 पे भी होता है, राइट। तो लेकिन आंसर लेना कौन सा चाहिए, ये या ये, तो बस तुम्हें ये चूज करना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू इस रेंज के बीच में लाई कर रही है। तो 30 या ये क्या 150, तो 30 और 150 कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, तो देख सकते हो 30 एग्जैक्टली लाई कर रही है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू π/6 लेनी है और 5/6 हटानी है। हेंस यहाँ पे जो आंसर लिखोगे थीटा इक्वल टू π/6, दैट इज साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 5/6। सिमिलरली अगर तुम करते हो सपोज ये वाली वैल्यू, चलो साइन इनवर्स -1, ठीक है, तो -1 कब जाता है, तुम चाहे तो यहाँ पे थीटा लेके कर सकते हो, तो साइन थीटा -1 कब होता है, तो -π/2 पे, तो ये सीधा लिख सकते हो -π/2। बस जो भी आंसर आए वो बस तुम्हें याद रखना है, ये चेक करना है कि क्या तुम्हारा रेंज के अंदर ही आ रहा है या बाहर आ रहा है। अगर ये रेंज के बाहर आ रहा है तो उसके लिए तुम्हें कुछ अलग एंगल्स के कुछ फॉर्मुलेस यूज करने पड़ेंगे, बताओ मैं, जैसे कि इसमें भी यूज होगा। देखो कॉस इनवर्स का एग्जांपल लेते चलो,
तो कॉस इनवर्स मुझे सपोज निकालना है -½ ठीक है, तो -½ तो इज इक्वल टू, चलो स्टार्ट करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू -½ हो जाएगा। बाकी मैंने इसको जनरल सोल्यूशन में तुम्हें सिखाया था, प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। -½ का होता है π/3 पे, राइट। अब माइनस को तुम्हें अंदर भेजना है, तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, तो कॉस रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, ठीक है। सो सेकंड और थर्ड में नेगेटिव रहता है, तो तुम इसको लिख सकते हो कॉस पाई -π/3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कॉस पाई प्लस π/3, क्योंकि पाई -π/3 करेंगे तो सेकंड, पाई प्लस π/3 करेंगे तो थर्ड, और दोनों में नेगेटिव रहेगा। तो देखो ये क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है cos 2π/3 या फिर cos 4π/3। तो देख सकते हो थीटा के दो आंसर आ रहे हैं, 2π/3 और 4π/3, लेकिन कौन सा वाला लोगे, 2π/3 या 4π/3? तो रेंज याद रखनी है तुम्हें, बस इसलिए मैंने कहा रेंज इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना है। ग्राफ याद रखोगे तो भी चलेगा। तो 0 और पाई में, तो 0 और पाई के बीच में इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है, क्या 2π/3 है? बिल्कुल 2π/3 है, 120 डिग्री, 0 180 के बीच में है। 4π/3 है क्या? नहीं। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 2π/3, या फिर सीधा आंसर लिख सकते हो तुम लोग, क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स -½ इज इक्वल टू 2π/3। तुम चाहे तो यहां पे भी देख सकते हो ग्राफ में, -½ कहां पे आएगा, यहां पे कहीं तो आएगा, और -½ यहां पे आएगा, तो इसकी वैल्यू देखो यहां पे कहीं तो आएगी, यानी π/2 और पाई के बीच में कहीं ना कहीं तो आएगी। वो वैसे कितनी आएगी, 2π/3। वो तुम्हें बस इससे ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर tan का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। tan इनवर्स सपोज मुझे करना है -½ ठीक है। tan इनवर्स -½ इज इक्वल टू थीटा, या -½ थोड़ी पॉसिबल, -1/√3 लेते हैं। tan इनवर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा मान लिया, फिर मैंने इसको लिखा tan थीटा इक्वल टू -1/√3, फिर मैंने इसको लिखा tan थीटा इक्वल टू -tan π/6, राइट। तो -tan π/6 लिख दिया। अब माइनस tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, तो फर्स्ट में तो नहीं रहता है, सेकंड में रहता है और फोर्थ में रहता है। तो सेकंड में लिखने के लिए तुम इसको लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू tan, या फिर ऐसे लिख दो पूरा जगह इस साइड, tan थीटा इक्वल टू tan, एक तो लिख सकते हो पाई -π/6 जो कि सेकंड क्वाड्रेंट वाला हो जाएगा, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो tan ऑफ -π/6, इससे क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, tan ऑफ -θ -tan थीटा। तो देखो दो आंसर आ रहे हैं पॉसिबल। थीटा की वैल्यू पाई -π/6 कितना हो जाएगा, 5π/6 और -π/6। बस तुम्हें ढूंढना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये है, कौन सी वाली वैल्यू पॉसिबल है, रेस से चेक करो। -90 और 90 के बीच में आना चाहिए, तो ये तो 90 के ऊपर चला गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये एक पॉसिबल है, क्योंकि वो -30 दिख रहा होगा। देयरफॉर tan इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू -π/6। तो इस तरीके से आंसर्स मार्क करने हैं। तो इन सबके रेंजेस याद रखो, बस काफी है उतना, ठीक है। सिमिलरली अभी मैं कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का भी ग्राफ बनाऊंगा, उनके भी कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, और फिर उसी के बाद अपन यहीं पे खत्म करेंगे और अपना आईटीएफ का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। आईटीएफ के प्रॉपर्टीज तुम्हें एग्जाम में नहीं आने वाले, वो बोर्ड से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो बस तुम्हें बस इतना आना चाहिए कि साइन इनवर्स ये पूछा है, कॉस इनवर्स -½ पूछा है, तो इतना आना चाहिए। बाकी वो सब प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ वो सब तुम्हारे 10 में से रिड्यूस कर दिया गया, जैसे कि 25% रिडक्शन मैंने कहा था पहले भी, तो उसमें तुम्हारा रिड्यूस कर दिया गया, तो वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसको लिखो, इसके नीचे मैं और भी 3 आईटीएफ के फंक्शंस कवर करने वाला हूं, तो वो भी करेंगे, पहले इतना लिखो अच्छे से। चलो इसको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स तीनों का ग्राफ देख सकते हो। मैं सीधा डोमेन पे जंप कर रहा हूँ, तुम तीनों का ग्राफ बना लो। तुम्हारा टेक्स्ट बुक भी बना हुआ होगा, एक बार चेक करना अच्छे से, ठीक है। तो डोमेन चेक करो यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा था डोमेन जो भी कोसेक, सेक और कॉट एक्स जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने पहले बनाए थे, उनके टेबल बनाया था, तो उसमें जो भी रेंज था वो उसका डोमेन मैच कर लेगा। तो देख सकते हो उसका अगर रेंज देखते हो जाके पीछे, तो ये मिलेगा। और यहाँ पे डोमेन भी देख सकते हो, -∞ से -1 तक एक्स की वैल्यू पॉसिबल है, इसके बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, उसके बाद 1 से लेके इन्फिनिटी। इधर भी चेक करोगे तो सेम -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे -∞ से -1 में ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ है ये वाला, और ये वाला ग्राफ है, और फिर 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और फिर इसका भी डोमेन चेक करोगे तो सारी वैल्यूज पॉसिबल आ रही है, तो इसका डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। फिर इसके बाद मैंने ट्रिम किया है ग्राफ, देख सकते हो कि ग्राफ की वैल्यू किसके बीच में है,
तो ग्राफ की वैल्यू है -π/2 और π/2 के बीच में। देखो -π/2 और π/2 के बीच में है, यहाँ पे डार्क है, मतलब डार्क पॉइंट है, तो उसको इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने दोनों एंड पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। ठीक है, लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट नोटिस के लिए है कि बीच में जो जीरो वाली लाइन है, जब y इक्वल टू 0, तो वहां पे दोनों ही ग्राफ टच नहीं कर रहे हैं, लाइन पैरेलल बन जा रही है, इसलिए मुझे वो जीरो वाला हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कोसेक इनवर्स मतलब यहाँ पे अगर कोसेक 0 की बात करते हैं तो कोसेक 0 नॉट डिफाइंड रहता है, इसलिए यहाँ पे 0 पे अनडिफाइंड है। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखो यहाँ पे ये वाले ग्राफ में डोमेन तो हो गया, रेंज देखो, रेंज की वैल्यू 0 से लेकर स्टार्ट हो रही है, कहां तक, पूरा पाई तक जा रहा है। देख सकते हो पूरे ग्राफ में कि y की वैल्यू क्लोज 0 से क्लोज पाई, पूरा रेंज आ रहा है। लेकिन इसमें अभी भी एक बीच में पॉइंट डॉटेड लाइन आ रही है, जहां पे दोनों ही कहीं टच नहीं कर रहे हैं, दोनों पैरेलल हो जा रहे हैं। वो कौन सा पॉइंट है, तो π/2 वाले पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो ये हो गया सेक इनवर्स का रेंज। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। और फाइनली कॉट इनवर्स का रेंज देखो, 0 से लेके पाई, लेकिन 0 पे भी पैरेलल हो रहा है और पाई पे भी पैरेलल हो रहा है, इसका मतलब 0 और पाई दोनों पे ओपन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 और पाई पे यहाँ पे भी क्लोज आ रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, तो इसलिए 0 पाई को इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 0 पे पाई हो रहा है, पैरेलल हो रहा है लाइन, और पाई पे भी ऐसे जाके पैरेलल हो रहा है, और π/2 को तो टच हो ही रहा है, ऑफकोर्स वो तो पॉइंट आएगा ही, तो इसलिए इसका रेंज हो जाएगा 0 से पाई। तो इस तरीके से 3 इनके रेंजेस है। ठीक है, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, तुम्हें इनको अच्छे से याद रखना है। अब ये एग्जांपल्स में यूज कैसे करेंगे वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो कोसेक इनवर्स सपोज मुझे निकालना है -12, चलो एक काम करते सबके -12 वाला निकालते हैं। ठीक है, तुम लोग का भी होपफुली क्लियर हो ही जाएगा फिर। इसका -12, हाँ बिल्कुल सही है। और कॉट इनवर्स -√3 निकालते चलो इसमें से। ठीक है, तो वापस से सेम चीज, इज इक्वल टू थीटा मानो, तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू -12, राइट। तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा, सॉरी -12 तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे -2 ले लो। देखो -12 अगर आया, चलो बताता हूँ, -12 अगर आया तो क्या डोमेन में लाई कर रहा है क्या, देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, -∞ से -1 से छोटी या फिर 1 से बड़ी, लेकिन -12 तो आ ही नहीं रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। सीधा इसको बोल दोगे अगर आंसर इसका निकालना होगा तो सीधा अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि x की वैल्यू -12 इसके अंदर नहीं लाई कर रही है, तो इसलिए मेरे को मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा -2। यहाँ पे भी सेम चीज, तो -2 कोसेक थीटा इक्वल टू -2। तो 2 कब होता है, तो कोसेक कितने पे रहता है, π/6 पे, राइट, कोसेक 30 पे, सही है। अब माइनस को अंदर भेजना है तो दो तरीके से भेज सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक। अब कोसेक कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, तो कोसेक होता है फर्स्ट और सेकंड में तो नहीं रहता है, थर्ड और फोर्थ में रहता है। तो थर्ड में लिखना है तो पाई प्लस π/6 कर लो। देखो पाई प्लस π/6 करोगे तो माइनस कोसेक π/6 आएगा, या फिर ये भी कर सकते हो फोर्थ में सीधा माइनस π/6 बाहर, राइट, सीधा कोसेक ऑफ -π/6 माइनस कोसेक π/6। तो देखो क्या आ रहा है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 7π/6 और कोसेक -π/6। बस कौन सा वाला चूज करोगे, तो थीटा इक्वल टू 7π/6 और -π/6। तो देख सकते हो इसका डोमेन, इसका रेंज चेक करो कि y की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, कि इसका रेंज कौन कौन किस किस में हो सकता है, तो -π/2 और π/2 के बीच में ही होना है। तो ये तो ज्यादा बड़ा हो गया और एकदम सही हो गया, इसका मतलब कोसेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू -π/6। तो इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी करते हैं, सेक इनवर्स -2, तो ये बन जाएगा सेक थीटा इक्वल टू -2, और 2 कब होता है सेक थीटा, तो π/3 पे, सेक π/3, सेक 60 डिग्री पे, तो सेक π/3, राइट। अब बस माइनस को अंदर भेजना है, तो माइनस कब होता है, सेक कौन से क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो ऑफकोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहता है, एंड एक और कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, थर्ड में, तो थर्ड में रहता है बिल्कुल, क्योंकि फोर्थ में पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स है, तो सेक थीटा इक्वल टू सेक, सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो पाई माइनस π/3, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है तो पाई प्लस π/3। तो अब थीटा की वैल्यू चेक करते हैं, तो पाई माइनस π/3 बन जाएगा 2π/3, और ये बन जाएगा 4π/3। बस अब दोनों में से एक चूज करना है, तो 2π/3 और 4π/3। तो चेक करो कौन सा वाला वैल्यू इस रेंज में लाई कर रहा है, 0 और पाई के बीच में। तो ये लाई कर रहा है 0 और पाई के बीच में, कौन सा, पहला वाला लाई कर रहा है 120, ये लाई नहीं कर रहा है, हेंस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू 2π/3।
और इसी तरीके से हम लोग आंसर सारे मार्क करते जाएंगे। ये तो मैं बस एक एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ सबका, लेकिन अभी थोड़े से और एग्जाम्पल चलो करा देता हूँ आज ही, ठीक है। आज ही खत्म करते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्लास से मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग को एक नया टॉपिक ही चालू कर देंगे। कॉट थीटा की वैल्यू देखो -√3 है, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू -√3, तो कॉट थीटा माइनस, चलो √3 कब होता है, तो कॉट π/6 पे होता है, तो माइनस कॉट π/6 बस, लेकिन माइनस को अंदर भेजना है। अगर ये प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, सीधा आंसर लिख सकते हो, लेकिन माइनस में हमेशा दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। तो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस को अगर अंदर भेजना है तो क्या करोगे, माइनस कॉट कब रहता है, नेगेटिव। तो थर्ड, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो दोनों को लिखते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो पाई माइनस π/6, राइट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है तो कॉट -π/6, ठीक है। तो ये दोनों क्वाड्रेंट में तुम लोग लिख सकते हो। तो बस तुम्हें चेक करना है कौन सा वाला, तो ये हो गया 5π/6 और -π/6, ठीक है। तो 5π/6 या -π/6, तो देखो अभी कौन से वाली वैल्यू आएगी, तो देखो 0 से पाई के बीच में चाहिए, तो 0 से पाई के बीच में कौन सी वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू नहीं है। हेंस कॉट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू 5π/6। हेंस आंसर अपना इसका भी आ गया। तो ये सब इसको अच्छे से टेबल फॉर्म में लिखना तुम लोग भी। मैं इसमें और भी कुछ एक चीज सिखा रहा हूं, पहले इतना अच्छे से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर की लास्ट चीज मैं कवर करने वाला हूं, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, लेकिन इनके जो भी प्रूफ्स हैं वो तुम्हारे सिलेबस में से हटाए गए हैं, तो उनका बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस तुम्हें ये फॉर्मुलेज अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है, ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मुलेज नहीं, मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। यहाँ पे सारे मैंने प्रॉपर्टी जितने भी है तुम लोग के बोर्ड के टेक्स्ट में वो सब लिखा दिए हैं, इनके प्रूफ बिल्कुल तुम्हें याद नहीं रखने हैं। देखो बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है। देखो प्रॉपर्टी के हेडिंग से याद रखो कि अगर टी ऑफ टी इनवर्स, कभी भी अगर तुम्हें कुछ फंक्शन के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आईटीएफ दिख रहा होगा कि साइन का साइन इनवर्स, कॉस का कॉस इनवर्स, टैन का टैन इनवर्स, कोसेक का कोसेक इनवर्स, तो ये सब अगर कुछ दिख रहा है तो सीधा उसकी वैल्यू जैसी है वैसी लिखोगे, प्रोवाइडेड यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यूज है वो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन में लाई कर रही है। अगर सपोज यहाँ पे साइन इनवर्स 100 लिखोगे तो ऑब्वियसली बात है साइन इनवर्स 100 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन ही -1 से 1 के बीच में है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे उसके डोमेन में होना चाहिए। तो इसलिए कोई भी टी ऑफ टी इनवर्स अगर लिखते हो तो अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी, प्रोवाइडेड वो जो भी वैल्यू है वो उस फंक्शन के उस आईटीएफ के डोमेन के अंदर लाई कर रही है। तो ये पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी है, सब में एक्स एक्स जो अंदर की वैल्यू वैसे, जैसे कि अगर कोसेक इनवर्स कोसेक 2 तो 2, साइन इनवर्स साइन हाफ तो हाफ, टैन इनवर्स टैन 1 तो 1। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू है वैसी के वैसी देगी, बस डोमेन के अंदर है कि नहीं चेक करना बस। फिर इसके बाद उल्टा अगर है कि बाहर इनवर्स है और अंदर फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो देखो यहाँ पे सब में एक्स आएगा इधर भी, लेकिन बस यहाँ पे जो वैल्यू है साइन एक्स, देखो अभी ये पूरा क्या फंक्शन जो साइन इनवर्स है इसका रिजल्ट जो आएगा वो इनवर्स का जो रिजल्ट आएगा वही तो आएगा ना, कि साइन इनवर्स, जैसे कि अगर यहाँ पे एक्स की जगह π/6 है तो साइन π/6 और वो हो जाएगा हमारे पास हाफ, और साइन इनवर्स हाफ वो हो जाएगा π/6। तो देख सकते हो π/6 पुट के तो π/6 ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है ये आईटीएफ जो भी फंक्शन है उनके रेंज की वैल्यू है, यहाँ पे सबके रेंज करस्पॉन्डिंग देख सकते हो। तो अगर जो भी अंदर की वैल्यूज है वो उस रेंज में लाई कर रहे हैं तो तुम सीधा उसकी वैल्यू वैसे के वैसे ही डायरेक्टली जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी जो भी उसके हिसाब से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर कोसेक इनवर्स कोसेक उसने पूछा -π/6, कोसेक इनवर्स कोसेक -π/6, तो तुम सीधा -π/6 लिख सकते हो क्योंकि वो इसके अंदर लाई कर रहा है। अगर उसने पूछा कॉट इनवर्स कॉट 2π/3 तो तुम सीधा 2π/3 लिख सकते हो क्योंकि 2π/3 इस रेंज में लाई कर रहा है। बस ये टेबल ये रेंज के लिए है, ये डोमेन में है, तो अगर डोमेन देखना तो इसको देखो, रेंज इसको टी इनवर्स टी है तो रेंज टी ऑफ टी इनवर्स है तो डोमेन देख के पुट करो, ठीक है। फिर एक थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर 1/x है इनवर्स के अंदर तो तुम उसको उसका करस्पॉन्डिंग उसका अल्टरनेट लिख सकते हो, क्योंकि देखो कोसेक कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x को साइन इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x को कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स 1/x को टैन इनवर्स x। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू रहता है, जैसे कि अगर साइन इनवर्स 1/x को तुम कोसेक इनवर्स x लिख सकते हो, कॉस इनवर्स 1/x को तुम सेक इनवर्स x लिख सकते हो, बस अंदर का उल्टा उल्टा करना है। टैन इनवर्स 1/x को तुम लिख सकते हो कॉट इनवर्स x,
ठीक है, वापस से ये x की जो भी वैल्यूज है वो करस्पॉन्डिंग डोमेन के अंदर लाई करनी चाहिए। तो ये 1/x वाली प्रॉपर्टी है। फिर फोर्थ वाली प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको भी याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ पे 3 और 3 का सेट बनाए हुए हैं। तो अगर साइन, टैन या कोसेक इनवर्स में से कोई भी अगर एक आ रहा है तो उसके अंदर -x अगर आ रहा है तो माइनस को तुम क्या करोगे, उसको बाहर ले लोगे। जैसे कि अगर साइन इनवर्स हाफ है, साइन इनवर्स -हाफ, तो वो माइनस को डायरेक्टली तुम बाहर ले सकते हो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो बन जाएगा साइन इनवर्स हाफ। ये प्रॉपर्टी का यूज ही इसलिए होता है कि क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल्स करके बताए थे तो उसमें थोड़ा लेंदी हो रहा था। यहाँ पे अगर सीधा माइनस है तो सीधा माइनस को बाहर ले सकते हो, कुछ वो सब थीटा करके कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सीधा माइनस साइन इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, π/6, तो डायरेक्टली 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा -π/6। tan इनवर्स -√3, तो माइनस को बाहर ले लो, माइनस tan इनवर्स √3 तो -π/3। तो इस तरीके से बाकी सब वैल्यूज भी तुम लिख सकते हो। तो ये बस साइन, टैन और कोसेक है तो वो सब माइनस बाहर आ जाएंगे, लेकिन कॉस, कॉट और सेक है तो बस पाई से माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कॉस इनवर्स -2 -हाफ है, सपोज कॉस इनवर्स -हाफ है, तो यहां से माइनस डायरेक्टली बाहर मत निकालना, उसको तुम्हें लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। इस तरीके से लिखना पड़ेगा, किसके लिए, कॉस, कॉट और सेक के लिए। तो ये बन जाएगा पाई कॉस इनवर्स हाफ, कॉस हाफ कब होता है, तो वो होता है π/3 पे, तो ये बन जाएगा डायरेक्टली आंसर 2π/3, खत्म, सीधा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 2π/3। तो इस तरीके से अगर कॉस, कॉट और सेक है तो पाई माइनस करना है, साइन, टैन और कोसेक है तो सीधा माइनस बाहर लेना है। फिर π/2 की प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। जैसे कि इसमें देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का अगर एडिशन करते हो सेम वैल्यू तो ये π/2 आएगा, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स का एडिशन करते हो तो π/2, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स का एडिशन करते हो तो π/2। यहाँ पे x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ऑफकोर्स डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए। यहाँ पे x रियल नंबर्स कुछ भी चलेंगे। यहाँ पे x -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, जो भी यहाँ पे डोमेन लिखा है ना, देखो साइन और कॉस के लिए दोनों का डोमेन सेम है तो इसलिए π/2। देखो टैन और कॉट के लिए दोनों का डोमेन सेम है तो इसलिए दोनों का सम π/2। यहाँ पे भी देखो दोनों का डोमेन सेम है, कोसेक और सेक के लिए, तो इसलिए दोनों का सम π/2। तो ये π/2 भी एक इंपॉर्टेंट रूल है जो कि तुम्हें याद रखना है, π/2 रूल। फिर लास्ट में टैन इनवर्स रूल है, इसको तुम जैसे दिया है वैसे रट लो, मैं बोलता हूं। क्यों, क्योंकि कहां काम आएगा। जैसे कि अगर उसने पूछा टैन इनवर्स 2 + टैन इनवर्स 1/3, ऐसे कुछ वैल्यू पूछी उसने, तो ये वो यूजुअली पूछ सकता है टैन इनवर्स x + टैन इनवर्स y का सीधा फॉर्मूला लगा। तो टैन इनवर्स x + टैन इनवर्स y का सीधा फॉर्मूला, 3 कंडीशंस होती है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है कि नहीं चेक करो, ठीक है। तो पॉजिटिव है, देखो दोनों पॉजिटिव है, 2 और 1/3। फिर क्या करो, x और y का प्रोडक्ट निकालो, मतलब 2 और 1/3 का प्रोडक्ट, तो कितना आ रहा है, 2 × 1/3 दैट इज 2/3। अब ये 2/3 की वैल्यू चेक करो, 1 से छोटी है, 1 के बराबर है, 1 से बड़ी है। तो देख सकते हो 1 से छोटी है, इसका मतलब तुम्हें पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी ये बन जाएगा टैन इनवर्स 2 + 1/3 x + y अपॉन 1 - 2/3। तो इस तरीके से वैल्यू निकालो, जो भी आएगा अपना फाइनल आंसर आएगा। अगर वैल्यू 1 आ रही है तो π/2 डायरेक्टली लिखना है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो पाई प्लस करना है, वही जो वैल्यू है उसमें एक पाई प्लस करना है। माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में वैसे का एक ही फॉर्मूला है, बस x और y पॉजिटिव है कि नहीं देखना है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है, इस पे तुम अगर शीट के क्वेश्चंस, अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करोगे, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन, तो तुम्हें आराम से जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बट लेकिन तुम्हें प्रॉपर्टीज अगर याद रखोगे तो सबसे अच्छी बात है। सीधा प्रॉपर्टीज को देखो, अप्लाई करो, देखो अप्लाई करो। प्रॉपर्टीज के प्रूफ बिल्कुल तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रूफ को हटा दिया गया है, अप्लाई करना बस सीखो, एग्जाम्पल में कैसे लगाएंगे, बस ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी ऐसे याद होनी चाहिए, इस तरीके से। तो ये मैं लिख दिया यहाँ पे, पूरे सारे जो भी प्रॉपर्टी सब लिख दी है। इसी से मैं अपना चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी सॉल्व एग्जांपल्स नहीं करा है, क्योंकि इसका बहुत कम वेटेज है, ज्यादा टेंशन मत लेना इस प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ पे। हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन आए, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी कमी है कि इस पे क्वेश्चन आएगा। तभी भी अपन प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो इसको पूरा प्रैक्टिस करना है तुम्हें अच्छे से। और अगर कोई भी दिक्कत हो, जो भी एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज जो बचा है, शायद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसको पूरा खत्म करोगे। उसमें अगर कोई भी इश्यू, कोई भी डाउट होगा तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो तुम व्हाट्सएप पे तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो आज यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, इसी से चैप्टर अपना खत्म होता है, थियोरेटिकल पार्ट। और नेक्स्ट चैप्टर से अपन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आएगा उसमें पढ़ने में। पहले इसको अच्छे से खत्म करो, बहुत ही थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट है, अच्छे से पढ़ो इसको, कोई दिक्कत है तो कोई पूछो, ठीक है।
चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।